Namaskaram. So today we will be discussing provisions of Finance Bill 2024, which was presented yesterday. We were supposed to record this video yesterday only, but because some office work and not feeling well, उसकी वजह से हमने नहीं किया. But today we will try to cover. Obviously, many of our students who are learning this lectures with us, they are quite disappointed क्योंकि सर इतने सारे रेट्स हमने याद किए और फिर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ चेंज किया. बट देन दिस इज़ हाउ आई वांट टू स्टार्ट माय डे और द लेक्चर फॉर द टुडे, कि आप इस चीज़ का कभी रिग्रेट मत पालो अपने माइंड में कि हमने जो पढ़ा था वो सर गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया या गवर्नमेंट ने चेंज किया. कम से कम आपको इस साल पता तो चल रहा है कि बजट आने के बाद चेंज कैसे होता है. नहीं, दिस माइट बी द फर्स्ट बजट जहाँ पे आपको दिखता है कि निर्मला सीतारमण जी कुछ बोलती है और शेयर मार्केट गिरता है. ठीक है, तो यही तो समझना, यही तो गेम है कि ये पहली बार नहीं हुआ है. आपको ऐसे लग रहा है कि पहली बार हुआ है, ऐसा हर साल होता है. हर साल आपने कभी देखा नहीं था, इस साल आपको फील हो रहा है. एंड दैट्स व्हाट, अगर आपको फील हुआ कल कि बजट में बहुत सारी चेंजेस हुए एंड देन हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है एंड हमें रीलर्न करना पड़ेगा विच इज ऑलरेडी लर्न. ऑब्वियसली यस सर, तो एफर्ट बढ़ेंगे. यस सर, क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएंगे. यस, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना फर्स्ट टाइम लगा था. एंड आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट थ्रू द डिस्कशन कि आपने जो पहले पढ़ा है अगर आपको वो समझा है तो आपको बदलाव आसानी से समझ जाएगा. तो सर पहले पढ़ा था वो काम का है क्या? बिल्कुल. अभी इस असेसमेंट ईयर में आप जब काम करोगे पहले का, ये मुझे अभी भी सुबह से कम कुछ मैसेज आ चुके हैं कि सर कल का बजट आया था, हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? तो 2024 में जितनी भी एग्जाम्स होंगी दुनिया में, उसमें से किसी भी एग्जाम में ये बजट एप्लीकेबल नहीं है. ये सारा बजट जो 2024 का बजट हमेशा 2025 में एप्लीकेबल होता है. ये क्लियर है? तो ये बजट आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है. इस बजट में कि कुछ सिलेक्टेड प्रोविजन जो ओवर द नाइट चेंज होते हैं वो सिलेबस में 6 मंथ के बाद आते हैं. तो जिस साल भी मतलब अभी एग्जाम हमारा है, समझो व्हाट यू से जनवरी का एग्जाम है, तो जनवरी में से आप क्या कर दो, 6 महीने निकाल दो. तो 6 महीने के पहले जो अमेंडमेंट आए रहेंगे वो आपको एप्लीकेबल हो जाते हैं. वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा, आपका रेलेवेंट इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट होगा, सीए इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा, सीएम इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, जो आपकी इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करेगी कि आपको सिलेबस में क्या डालना है क्या नहीं देना है. तो हम तो सारा पढ़ेंगे, हम तो प्रोफेशनल लोग हैं क्योंकि हमें तो क्लाइंट को कंसल्टेंसी देनी है और मैं कुछ शॉर्टकट में नहीं पढ़ाना चाहता आपको. वैसे हमारे अभी इंटरनेट पे 2 पेज का 3 पेज का इनकम टैक्स का अमेंडमेंट सर्कुलेट हो रहा है. एक्चुअली इनकम टैक्स का अमेंडमेंट ये फिनेंस बिल में आप देख सकते हो, इनकम टैक्स और जीएसटी कस्टम्स मिला के 225 पेज का हुआ है. ठीक है, मेमोरेंडम करके एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल 2024. ये लॉजिक बताता है कि क्या चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ. तो हम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, भले टाइम लगेगा, लगने दो ना, इट्स ओके ना. डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि ऐसा ऊपर से पढ़ना चाहते हो? डिटेल में पढ़ना चाहते हैं. बाकी कल से तुमने 10-12 मिनट की 4-5 वीडियो देख लिए होंगे, आपको लगा होगा 3 पेज का अमेंडमेंट है, इतना ही तो है. ऐसे नहीं है, देखो कितना अमेंडमेंट होता है इनकम टैक्स में जब भी कोई. अच्छा ये भी बता दो एक बात, ये जो बिल प्रेजेंट हुआ है जरूरी नहीं वो फाइनल है. ये बिल है, ये फिनेंस एक्ट नहीं है. फिनेंस बिल के ऊपर अभी पार्लियामेंट में बहुत बड़ा डिस्कशन होगा और डिस्कशन होने के बाद इस बिल को किस चीज का नेचर रेट क्या बोलते हैं अपना, ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. ठीक है ना, इसका नेचर चेंज हो जाएगा. अभी ये बिल है, ये ड्राफ्ट है. फाइनेंस बिल का क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. ये कब, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जब पास हो जाएगा. तो हमेशा देखा गया है कि बिल में जितनी बातें बोली गई है वो तो होती ही है और सेक्शन चेंज होते हैं. मतलब बिल से कम नहीं होता, बिल में जितना बोला गया है उससे ज़्यादा चीज़ें चेंज होती. तो आपको अभी इनकम टैक्स के सेक्शन थोड़े पता है क्या ना अज़ीम? थोड़े तो आइडिया आप लोगों को. तो ये देख सकते हो आप, सबसे पहले तो उन्होंने फाइनेंस बिल को ही चेंज कर दिया जिसमें इनकम टैक्स के रेट होते हैं ना, तो वो छोड़ दो. यहाँ से डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट दिख रहा है आपको चैप्टर 3 में. तो डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट कहाँ पे आया, आप मुझे सेक्शन बता सकते हो कहाँ पे अमेंडमेंट आया? सेक्शन 2 मतलब डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया. सेक्शन 10 मतलब एग्जम्प्ट इनकम में अमेंडमेंट आया हुआ है. सेक्शन 11-12 ये पूरा जो सीरीज है 11-12, 12AB, 12AC, 13, ये आपको याद आ रहा है? एग्जम्प्ट असेसी. इसमें ना 2 रिजिम है. कितनी रिजिम है?
दो अलग अलग रिजिम है, एक सेक्शन 1023C की एक रिजिम चलती है और एक सेक्शन 11, 12, 13 की रिजिम चलती है। तो छोटी चैरिटेबल ट्रस्ट, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं तो मैं बता रहा हूँ, तेरा छोटी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड तेरा बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसे दो अलग अलग रिजिम है। कितना मेहनत लगता था पता है मुझे दो रिजिम पढ़ाने में, ट्रस्ट के लिए भी दो रिजिम। एक तो ट्रस्ट पढ़ाने में मेहनत, क्योंकि चैरिटेबल है ना, नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेकिंग, पूरे इनकम टैक्स में हम प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज पढ़ते रहते हैं, और एक ऐसी एंटिटी है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, तो पूरा अपोजिट, मतलब गंगा ही उल्टी हो जाती है वहां पे कि इनको टैक्स नहीं लगाना है, कैसे नहीं लगाना है वो पढ़ाया जाता है इनकम टैक्स में। तो ये प्रॉब्लम होता था। अभी उसमें भी दो रिजिम, क्या आप सेक्शन 23 की सेक्शन 1023C की ट्रस्ट हो या 12AB की ट्रस्ट हो, और दोनों में लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम। एक जमाने में बहुत अलग अलग लैंग्वेज थी, लेकिन फिर लास्ट 2-3 साल से गवर्नमेंट दोनों रिजिम को सेम करने का ट्राई कर रही है। इस साल गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ हम दो रिजिम को सेम क्यों कर रहे हैं, दोनों को एक बना देते हैं ना, दोनों भी ट्रस्ट ही है। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, दो अलग अलग ट्रस्ट को वन बना दिया, या बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको दो रिजिम नहीं पढ़नी है। अच्छा हुआ आप लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्यों? क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर पढ़ते तो दो रिजिम पढ़नी पड़ती, और याद रखना पड़ता है ये इस रिजिम में, ये इस रिजिम में नहीं है, ऐसा थोड़ा गैप याद रखना पड़ता है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब वो करने की जरूरत नहीं है। तो यह समझ में आ जाएगा थोड़ा जब आगे जाएंगे। सेक्शन 16 अगर आपको याद है तो ये कौन से सीरीज में, आप कितना बता दो मुझे, खाली देखो ना, सैलरी में रहना चाहिए। 15 to 17 क्या होता है? सैलरी। सैलरी में डिफॉल्ट रिजिम में जो जाएंगे उनके लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है। 75,000, अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था? 50,000, अब कितना कर दिया? 75,000, ठीक है ना। इसमें मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। जब कल आप लोगों ने बजट देखा ना, बजट के बाद ना 2 घंटे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है निर्मला सीतारमण जी का, और पूरी जो बजट कमेटी होती है, देयर इज अ कैबिनेट, बजट निर्मला सीतारमण जी नहीं बनाती, होल कैबिनेट बनाता है। तो पूरा कैबिनेट सामने बैठा रहता है और प्रेस वालों को सवाल पूछने का मौका दिया जाता है कि आप क्वेश्चन पूछो। तो मैंने कल घर पे जाके पूरा वो बजट देखा, ऑफिस में देख नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, पूरा 2 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। तो बहुत सारी चीजें जो मुझे बजट में नहीं समझे, क्योंकि बजट जो होता है वो बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर किया जाता है, ये स्कीम वो स्कीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार प्रेस वालों ने 80%, 80 क्या, मैं तो बोलता हूं जितना मेरे को नॉलेज आया, 90% सवाल इनकम टैक्स के पूछे। बताओ, प्रेस वालों ने खाली 2-3 ही सवाल ऐसे थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे कि ये कैसे, वो कैसे, एक्सपेंडिचर का क्या। 90% सवाल टैक्स। मुझे अच्छा एक चीज का ये लगा कि टैक्स लोगों तक पहुंचना चालू हो गया है। मतलब एक ऑर्डिनरी पर्सन भी अभी समझता है कि टैक्स करके इस दुनिया में कुछ है, जो 5 साल पहले, 8 साल पहले नहीं था। इनफैक्ट 2 साल पहले भी उतना प्रेवेलेंट नहीं था जितना अभी हुआ है कि टैक्स, टैक्स, जीएसटी घर घर पहुंच चुका है आप। तो उसमें का एक लॉजिक उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जो मैंने बहुत पहले ही बोल दिया है, गवर्नमेंट ने इस बजट में कुछ टैक्स के रेट्स कम किए हैं। ये बेनिफिट बढ़ा दिया ना, 50,000 का 75,000 किया, तो टैक्स बेस कम कर दिया, तो इससे गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जाएगा। मिडिल क्लास खुश हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे कम मिलेंगे। गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा खर्चे करने हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा करनी, मतलब टैक्स बढ़ाना चाहिए उनको, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम कर रही है और खर्चा बढ़ा रही है। तो किसी प्रेस वाले ने यही पूछा, ये कैसे पॉसिबल है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये कैसे पॉसिबल है। तो सर, टैक्स का रेट कम करते हैं लेकिन टैक्स का बेस बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? बेस। मतलब जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर पहले थे और जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर अभी रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। दूसरा, टैक्स का बेस बढ़ाने का मतलब होता है, अगर मैं लास्ट ईयर 7 लाख का इनकम कमा रहा था, इस साल शायद मैं 12 लाख का इनकम कमाऊंगा, तो जो पेयर ही था, पहले भी पेयर था, अभी भी टैक्स पेयर है, वो हायर इनकम इस साल शो करेगा। प्रोग्रेसिव ना, यू विल ऑलवेज ट्राई टू अर्न मोर देन लास्ट ईयर। तो आपके देश का जब टैक्स का बेस बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंटली टैक्स का रेट कम करती है। ये एक लॉजिक क्लियर हो गया आपका?
तो इसलिए हम बेनिफिट भी दे रहे हैं और एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा होता नहीं, ये दोनों अपोजिट है। हाँ, टैक्स हाई एक्सपेंडिचर हाई, ये समझ में आता है। टैक्स लो एक्सपेंडिचर लो, एक्सपेंडिचर हाई टैक्स लो, कैसा पॉसिबल है? बेस हाई। इसके बीच में एक मिसिंग फिगर कौन सा है? टैक्स का बेस। नंबर ऑफ टैक्स पेयर और अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर विल बी हाई। ओके, तो ये एक वो लॉजिक बताना था। तो ये डिफॉल्ट रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कर दिया है? 75। हमने चेक इसको टच नहीं किया था, लेकिन आपको थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। सेक्शन 28 में एक अमेंडमेंट आई है, ठीक है ना, आगे आगे जाके हम फिर से करेंगे, लेकिन हल्की से अमेंडमेंट आई है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आप पीजीबीपी दिखा ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग दिखाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन खाली 30% का मिलता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं घर भाड़े पे देना ही मेरा बिजनेस है, और ऐसे कुछ केस लॉज वगैरह हुए थे, उन्होंने बोला उसे फालतूगिरी बंद करो, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी कौन सी इसमें जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस में नहीं आएगा, ठीक है ना। सेक्शन 36 में कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम करके कुछ होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके पेंशन के लिए, उसके ऊपर वो 10% का था, वो 14% का हो गया। ऐसे कुछ कुछ अमेंडमेंट आए पीजीबीपी में। कुछ सेक्शंस हमने डिस्कस नहीं किया, आपको नहीं समझ में आएंगे। सेक्शन 47 मतलब ये जो यहां से जो शुरू हो रहा है 46A, ये बायबैक टैक्स करके था, बीबीटी, रीड विथ 115 क्वा एक बायबैक टैक्स था हमारे देश में। बायबैक समझते हो आप लोग? हल्का सा जनरल नॉलेज। कंपनी ने शेयर इशू किया होता है, फिर अगर डिबेंचर इशू किया होता है तो डिबेंचर का रिडम्पशन होता है। वैसे इक्विटी इशू होता है तो इक्विटी बायबैक होती है, कंपनी बायबैक करती है। तो बायबैक पहले कंपनी के हाथ में टैक्सेबल था और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम था। कंपनी के हाथ में टैक्सेबल और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम। अभी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? बोला नहीं, बायबैक ये जो टैक्स है सेक्शन है 115 क्वा, वो सेक्शन ही हटा दिया। और सेक्शन हटाने से क्या हो गया? कंपनी के हाथ में से जो टैक्सेबिलिटी थी वो हट गई। तो कंपनी अभी टैक्स नहीं भरेगी बायबैक के ऊपर। अब बायबैक किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? शेयर होल्डर के, जिसको बेनिफिट मिला है, ठीक है ना। तो बायबैक का एक टैक्स लाया उन्होंने, एक अच्छी मूव है। इससे टैक्स का बेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हाँ, टैक्स का बेस। आगे जाके हम बात करेंगे कैसे बढ़ेगा। फिर एक बुरा लगता है मुझे आप लोगों को, एक सेक्शन का मैंने बहुत बड़ा लॉजिक आपको पढ़ाया, आपको याद आ रहा है? सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B सुना है आप लोगों ने? अरे कैसे ब्लैक मनी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको एंजल टैक्स बोला जाता है। कौन सा टैक्स बोला जाता है? एंजल टैक्स भी बोला जाता था, इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको एंजल टैक्स बोलते हैं। इस पूरे सेक्शन को अबॉलिश किया, एंजल टैक्स नहीं लगेगा अगले साल से। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। इस साल है, अगले साल नहीं लगेगा। और फिर उन्होंने बोला लेकिन फिर यहां पे तो ब्लैक मनी कन्वर्ट होती थी, वो रोका जाता था। तो उन्होंने बोला हमारे पास और दूसरे प्रोविजन है जहां पे हम उनको पकड़ेंगे, ये बाय डिफॉल्ट लगने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके आगे क्लोजली हेल्ड कंपनी प्रीमियम पे शेयर इश्यू कर सकती है और उनको टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगता था, बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगता था। तो उन्होंने अच्छा एक ये बात भी है कि हमारे भी कुछ क्लाइंट है जिनको इनकी नोटिस आ चुकी है इसके पहले, तो उन्होंने बोला रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, जो पहले नोटिस चालू है, जो पहले असेसमेंट ओपन हो चुकी है वो सब कुछ रहेगा, इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली रहेगा। तो एंजल टैक्स को डिलीट कर दिया। जो लवली एक्सपोर्ट या हमने पूरा जो एक सीरीज पढ़ा था, ठीक है ना, वो पूरा सेक्शन उन्होंने डिलीट कर दिया। तो आपको पढ़ने सेक्शन मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, आप ये मत समझो कि आपकी मेहनत पानी में गई। मैंने लॉजिक पढ़ाया था कि गवर्नमेंट ऐसे, मतलब लोग ऐसे ब्लैक टू वाइट कन्वर्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऐसे रोक सकती है। अब गवर्नमेंट रोकना नहीं चाहती, ठीक है ना। क्यों नहीं रोकना चाहती? क्योंकि हमारे देश में अभी आप चाहते हो कि नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बने? पहले हाँ बोलो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बने, लोग साथ में आए, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करें, भले उनको प्रीमियम पे शेयर इशू करना पड़े, भले थोड़ा इधर उधर 19-20 करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले देश में डेवलपमेंट लेकर आओ, ठीक है ना, देश में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। तो ये जो पहले दिक्कत होती थी वो दिक्कत उन्होंने हटा दी। बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। 80CCD में जो अमेंडमेंट हुआ था वो मैंने यहाँ पे बताया था कि वो कंट्रीब्यूशन 10% का पहले लिमिट था, वो अभी कितना कर दिया गवर्नमेंट ने? 14%। हो क्या रहा था ना, ये तो कुछ दिनों पहले 80CCD में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रहते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने पेंशन की अमाउंट बढ़ा के मांगी थी कि हमारे सैलरी का थोड़ा हायर परसेंटेज आप कंट्रीब्यूट करो। 10% सबके लिए था पहले, आपके सैलरी का, बेसिक सैलरी का 10%
कंट्रीब्यूट होता था, तो आपकी ₹1,00,000 की सैलरी तो 10,000 रुपये आपके पेंशन फंड में गवर्नमेंट जमा करता था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है ना, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर अपनी जेब से अलग से करता है, पता आपको, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% हुआ करता था, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने हड़ताल वगैरह करके, ये आंदोलन करके, ये करके, वो करके, वो अमाउंट बढ़ा के 14% करा ली कि पेंशन हमको थोड़ा ज़्यादा मिलने दो साहब, ठीक है ना। तो वो 14% उनके जो पेमेंट स्कीम होते हैं उसमें हो गया, लेकिन इनकम टैक्स में एग्जम्पशन जो था वो 10% ही लिखा गया था। आप समझ रहे हो ना, अभी आप एग्जम्पशन 10% है और कॉन्ट्रीब्यूशन 14% हो रहा है, मतलब 4% क्या हो रहा था, टैक्स हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने फिर 2 साल पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एटीसीसीडी में, एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 होता है, आपको पता होगा, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, वहां पे लिमिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी कर दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी भी कितना रखा था, 10% ऑफ सैलरी। अभी उन्होंने प्राइवेट और गवर्नमेंट को पार पे लाना चाहा, तो क्या अमेंडमेंट लाया होगा, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट का 10% का कितना हो चुका है, 14%। तो अभी हमको ये नहीं याद रखना पड़ेगा, आपका सिलेबस थोड़ा कम भी करती है मिनिस्ट्री। अभी हमें पहले मुझे चिल्ला चिल्ला के क्या बताना पड़ता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 40, नॉन गवर्नमेंट होगा तो 10। अभी मुझे खाली क्या बोलना है वहां पे जाके, 14%। एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 में 14% ऑफ सैलरी का कंट्रीब्यूशन होगा और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सेक्शन आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता, जिनको पता है उसके लिए बताया जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से पूरा चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा और पूरे चैप्टर नंबर 1 में कहाँ पे रेलेवेंट जगह पे अमेंडमेंट आए वो सेक्शंस के साथ हम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। 2 बार करेंगे, चल जाएगा ना। अभी मैं जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे हमने पहले इंडेक्स रन किया था वैसे मैं अमेंडमेंट का इंडेक्स रन कर रहा हूँ। लोगों को लग रहा है कि मार्केट में घूम रहा है 3 पेज का अमेंडमेंट, में अभी मेरा खाली समरी बता के नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। देन एटीजी ट्रांसफर प्राइसिंग में भी उन्होंने अमेंडमेंट लाया, 111A में अमेंडमेंट लाया। ओहो, आपने रटा था, आपको थोड़ा फिर से रटना पड़ेगा। 111A में आपने क्या रट के रखा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो रहता है मार्केट का, जिसके ऊपर एसटीटी लगा होता है, उसको कितने रेट पे टैक्स किया जाता है, अभी उसको कितना कर दिया, बस, ठीक है ना। क्या बढ़ाया उन्होंने, टैक्स का रेट भी बढ़ा दिया। कैसे, कुछ लोगों को बेनिफिट दिया ना, कुछ लोगों को, किसको बेनिफिट दिया, गरीब लोगों को बेनिफिट दिया कि नहीं, गरीब और मिडिल क्लास। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है। और आपको ये भी पता है 115 BAC के तो रेट आपको पता ही है। अभी कल से इसकी चर्चा ऑफिस में 4 बार हो चुकी है, अरे BAC के रेट बदल गए, BAC के रेट बदल गए। क्या किया, खाली 0 to 3 लाख जो था उसको नील रखा गया, 3 लाख to 7 लाख कर दिया, उसका कितना कर दिया, 5%, ठीक है ना। 7 लाख to 10 लाख को कितना कर दिया, 10%। 10 लाख to 12 लाख को कितना कर दिया, 15%। 12 to 15 पहले से ही कितना था, 20%। यहां से इसके ऊपर चेंज हुआ, इसके नीचे सब कुछ सेम ही है। और अबव 15 लाख कितना है, तो यहां पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपया पुश किया गया है, ठीक है ना। और 1 लाख रुपया पुश करने से तुम्हारा इनिशियल जो टैक्स रेट होता है वो कम हो गया। तो बहुत सारे लोग तो 7 लाख की इनकम कमा रहे थे, उनको तो टैक्स ही कम हो गया। तो गरीब लोगों को बेनिफिट दिया कि नहीं गवर्नमेंट ने। और मैंने क्या याद रखने बोला था आपको, इम्बैलेंस याद रखने बोला था। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करनी है और टैक्स अगर कम आएगा तो किधर से तो थोड़ा अमाउंट रिकवर करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ने अमीरों से मांगा। शेयर मार्केट में उनका अंडरस्टैंडिंग है, जो मेजॉरिटी लोग 111A में कमाते हैं ना, देयर इनकम इज इन करोड्स। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी वाले भी रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो उनका इनकम करोड्स में है, ठीक है ना। उनका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 35% प्लस जाता है, 30-40% सरचार्ज वगैरह लग के आपको पता ही है 42 तक जाता है। तो उनके लिए 15% बहुत कंसेशनल हो गया। उनको ही बोल दिया साहब आप पहले से ही अमीर हो, आप एक काम कर दो ना, 5% और भर दो। इस लॉजिक से 15 का कितना कर दिया है, किधर ना किधर तो कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ना, हमको एडिशनल टैक्स चाहिए। हमने गरीबों को बेनिफिट दिया तो अमीर को टैक्स करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला अमीर लोगों को कोई, तो ये जब अनाउंस किया तो मार्केट में स्पाइक आया, मार्केट फेल डाउन, कैंडल नीचे की तरफ आया कल। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, रिकवर हो जाएगा, मार्केट है अपना। हाँ, गर्लफ्रेंड के जैसा होता है, ठीक है ना, बहुत नाटक करता है। तो अच्छे से बात नहीं करेगा ना, चली जाऊंगी मैं, जाती नहीं, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टर भी ऐसे ही करते हैं गवर्नमेंट को, तुम टैक्स करोगे ना हम मार्केट छोड़ देंगे मार्केट, दिखाते भी ऐसा थोड़ा 2 कदम आगे जाके, हाँ नीचे गिर रहा है करके।
कुछ नहीं, आरामखोर लोग 2 दिन के बाद फिर से इन्वेस्ट करते, फिर से मार्केट ऊपर ही जाता है। ये इतिहास गवाह है। अभी नीचे आया मार्केट, कल आज कल में फिर से रिकवर मार देगा, यू टर्न मार देगा। ठीक है ना, क्लियर है? ये बीएससी ठीक है, ये पहला अमेंडमेंट समझ में आया? तो हमारा हर क्वेश्चन चेंज होने वाला है, चलेगा। एक्सेल शीट है मेरे पास, तुम लोग का प्रॉब्लम है। मैं तो एक्सेल में चेंज करेगा, मुझको क्या खाली 15% जहां पे मैंने लिखा है, मुझे जाके खाली हल्का सा 20 करना है। यहां तक ठीक है? 112A में क्या किया गवर्नमेंट ने? क्या था अपना? 2 बातें की यहां पे। हाँ, यहां पे 112 में क्या था? 1 लाख के ऊपर 10%। पहले तो उन्होंने बोला इसका भी रेट थोड़ा बढ़ा दूं, सबने बोला हाँ बढ़ा दो। ठीक है ना, तो ये 112A का जो टैक्स का रेट था पहले 10%, वो उन्होंने कितना कर दिया? 12.5% कर दिया। तो 2.5% से रेट बढ़ गया यहाँ पे, लेकिन बेनिफिट भी दे दिया। गरीब लोग आवाज उठाना चालू हो गया, अरे यार हमको अभी तो बेनिफिट दिया था आपने। उन्होंने बोला टेंशन मत लो, आपका जो अबाव 1 लाख का था ना, उसको मैं अबाव 1,25,000 कर देता हूं। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? फिर से जो गरीब लोग हैं, जो थोड़ा थोड़ा कैपिटल गेन कमाते हैं उनको मिलेगा। जो बड़ा बड़ा कैपिटल गेन कमाते हैं उनको टैक्स लगेगा। तो वही है, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है देश में, बहुत पहले से इस्टेब्लिश लॉ है कि हायर द इनकम हायर द टैक्स। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि दोनों के रेट हमने याद रखे थे। नए रेट याद हो गए? बताओ, नए रेट इतने आसानी से क्यों याद हो रहे? पुराने बहुत अच्छे से याद है, इसलिए पुराना पढ़ना बहुत, मैं आपको इस्टेब्लिश करके दे रहा हूं साहब। अगर मैं पुराना बताता ही नहीं और मैं बोलता 112A का अभी का रेट 12.5% है, आपको यू कैन नॉट रिलेट दैट। अभी आप रिलेट कर पा रहे हो, यू कैन फील इट कि सेक्शन बदल रहा है। जब सेक्शन बदलते हुए दिखता है साहब, तो देश बदलते हुए दिखता है। ठीक है ना, देश सेक्शंस के थ्रू बदलता है। तो ये सेक्शंस ही है जो देश को नया शेप देने वाले हैं, क्योंकि इसमें से ही पैसे गवर्नमेंट के पास आने वाले, इसमें से ही विकसित भारत। ये बजट का थीम पता है ना आपको? बजट फॉर विकसित भारत लिखा जाता है इसको। रोड मैप फॉर विकसित भारत। विकसित भारत मतलब इंग्लिश क्या है? डेवलप्ड इंडिया। टारगेट क्या है? 2047। तो ये इसी रोड मैप के थ्रू बनने वाला है। ठीक है ना, अब मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे लॉजिक पढ़ाने का ट्राई करूंगा, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि इनकम टैक्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो लेट अस फोकस ऑन इनकम टैक्स। जनरल नॉलेज का तो हमारा कोई पेपर है नहीं। 115 कॉ डिलीट हो गया, याद है आपको? मैंने अभी बताया था, बायबैक टैक्स होता है ना 115 कॉ में, बायबैक टैक्स डिलीट ही कर दिया उन्होंने। फिर यहाँ पे सर्च के केसेस होते हैं। सर्च मतलब रेड होती थी, तो रेड के केसेस 10 साल के बाय डिफॉल्ट ओपन होते थे। अगर आपकी घर पे रेड हुई है तो आपका इस साल का असेसमेंट नहीं होगा, इस साल का तो होगा ही, लेकिन आपके घर पे रेड हुई है मतलब आपके घर पे लक्ष्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके पिछले 10 साल ओपन होते थे। अब 10 साल को उन्होंने 6 साल किया, थोड़ा डीपेनलाइज किया है। मतलब थोड़ा बहुत पुराना चोरी करके रखा होगा तो ठीक है, जाने दो। मैंने आपको 147 बताया था, आपको याद आ रहा होगा तो, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट मैंने बताया था सबसे भयानक असेसमेंट होता है। मैंने बोला था 3 साल के लिए बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, लेकिन ये 10 साल तक जा सकता है अगर 50 लाख के ऊपर अगर आपने इनकम एस्केप किया है तो, और गवर्नमेंट के पास एविडेंस है कि 50 लाख के ऊपर आपका इनकम एस्केप हुआ है। अब उन्होंने बोला इतना पुराना मैटर नहीं ओपन करेंगे, हम मैक्सिमम 5 साल तक का मैटर ओपन करेंगे। अगेन डीपेनलाइज कर दिया। मतलब चोरी करने के बाद कितने दिन तक माला जपनी है भगवान की? 5 साल। 5 साल के बाद आपकी चोरी मुक्त हो जाती है, क्योंकि आपको फिर इनकम टैक्स पेनलाइज नहीं कर सकता, खोलने के चांसेस कम होते हैं। आपको इसका एक हिंट भी दे देता हूँ, लोग क्या करते हैं जब बहुत बड़ा चोरी वगैरह वो लोग टैक्स की कुछ करते हैं, ठीक है ना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो दे शट डाउन द एंटिटी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो लाइव एंटिटी होती है ना, वो गवर्नमेंट के नज़र में कभी भी आ सकती है। जो एंटिटी आपने इस साल क्लोज कर दी, वो गवर्नमेंट के डेटाबेस से धीरे धीरे गायब हो जाती है, तो उसके ऊपर नजर नहीं लग रहती। तो देयर आर एक्सपर्ट पीपल इन इंडिया हु विल डू सम टैक्स का स्कैम, सम ट्रांजैक्शन, सम अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी चीजें करते हैं, बुक्स में एंट्री घुमाते हैं, एंड देन दे शट डाउन द एंटिटी। ये प्रैक्टिस चालू है। मैं आप लोगों को 2 चीज़ों के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, कि आपके पास बहुत सारे लोग सर्टिफिकेशंस लेने आते हैं, कंपनी क्लोज करने आते हैं। मेक श्योर कि उस कंपनी में कोई बहुत बड़ा कांड ना हुआ है,
क्योंकि दिस इज द मोडस ऑपरेंडी. मोडस ऑपरेंडी वर्ड क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी? व्हाट डू यू मीन बाय मोडस ऑपरेंडी? अवनेश, मोडस ऑपरेंडी म्हणजे काय? नाही माहिती? स्ट्रैटेजी. मोडस ऑपरेंडी मतलब क्या? स्ट्रैटेजी. ठीक है ना. तो टैक्स इवेट करने का एक क्या है ये? मोडस. अभी हम आगे से क्या बोलो? मोडस ऑपरेंडी है. ठीक है, चलो आगे. तो इस सेक्शन में अमेंडमेंट आया, वेलकम है कि नहीं टैक्स के चोरों के लिए? टैक्स के चोरों के लिए वेलकम अमेंडमेंट है. ठीक है, अब करो बिंदा चोरी. तो ये उसकी ये पूरी सीरीज है. सब्स्टिट्यूशन विद न्यू चैप्टर ऑफ, कुछ नया चैप्टर आया बाद में देख लेंगे. टीडीएस के चैप्टर में बहुत बढ़िया अमेंडमेंट लाए विजय सर, बहुत बढ़िया अमेंडमेंट लाए. बहुत सारे 5% के रेट थे जिसको कितना कर दिया है? 2% रेट कर दिया. और एक बहुत सवाल पूछा जाता था हम लोगों को, हर साल पार्टनर्स पूछते थे कि सर ये पार्टनर्स का लास्ट में झोल क्या होता था? पार्टनरशिप फर्म का हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते थे और पार्टनर्स को हम हमेशा फ्री रखते थे. ठीक है ना, कि सर पार्टनरशिप फर्म का कल अगर टैक्स दबाने का रहेगा तो हम पार्टनर्स रेम्यूनरेशन मारेंगे. और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के ऊपर हमें एडवांटेज ये मिलता था कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के ऊपर एक तो आपको जीएसटी नहीं देनी पड़ती थी और दूसरा टीडीएस नहीं रहता था. अब कोई भी अगर नया पेमेंट मारने का ट्राई करोगे टैक्स का झोल करने के लिए तो टीडीएस का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता था. तो उसकी वजह से डिफॉल्ट क्रिएट होता था टीडीएस के चैप्टर में. तो एक ऐसा लेजर हुआ करता था जो फ्री हैंड प्ले हुआ करता था. समझ में आ रहा है क्या? टैक्स कम करने के लिए, फर्म का टैक्स कम करने के लिए देयर वाज वन टूल, एक नोट, एक पाना था. समझ लीजिए, आपको अभी इतना पता नहीं है, विजय को पता है तो उसको ही कैन इजीली कोरिलेट कि हम पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन बढ़ा के दिखा देते थे. समझ में आ रहा है आपको? फर्म का टैक्स दबाना है तो मुझे क्या करना है? खर्चा ज्यादा करना है और ऐसा खर्चा करना है जिसके ऊपर टीडीएस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टीडीएस लगेगा तो टीडीएस तो मैंने बैकडेटेड भरा नहीं होगा. तो एक लेजर हुआ करता था जिसको हम फ्री स्टाइल में यूज किया करते थे. तो गवर्नमेंट ने अभी उसके ऊपर भी लॉक लगा दिया 192 का 194 का टीडीएस ताला. अब ये लेजर भी बंद. अब इसके ऊपर भी क्या आ गया? टीडीएस आ गया. तो एक बहुत बहुत अच्छा अमेंडमेंट लाया, बहुत वेलकमिंग अमेंडमेंट लाया. 194 का रेट उन्होंने 194 के साथ मैच कर दिया ना. मैं आपको, आपने मुझे थोड़े दिन पहले पूछा था इसका टीडीएस का रेट कितना है, मैंने बोला था इसका 0.1% होना चाहिए और हो गया वो. ठीक है ना, मैंने आने के पहले ही बता दिया था विजय को कि इसका रेट 194 का कम होना चाहिए, 194 का कम होना चाहिए, 194 के साथ पार पे होना चाहिए. क्योंकि 194 में जो फिजिकल ट्रेडिंग होती है उसका 0.1% था और ऑनलाइन ट्रेडिंग का 1% किया गया था. तो थोड़ा मिसमैच था, ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों को पार्शलिटी किया जा रहा था. अब दोनों को इक्वल कर दिया उन्होंने. तो 194 ऑनलाइन ट्रेडिंग, 194 ऑफलाइन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स. ठीक है ना, तो उसको आपने कम कर दिया. अच्छा लग रहा है थोड़ा. तो वहां पे भी टीडीएस का रेट कम कर दिया उन्होंने. टीसीएस का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था एम्प्लॉय कैटेगरीज को. अगर एम्प्लॉय ने गाड़ी ले ली, ठीक है ना, तो गाड़ी लेते 10 लाख के ऊपर, तो आपको पता है कि गाड़ी लेते हैं तो उसका टीसीएस कट होता है 1% का. और टीसीएस में भी अमेंडमेंट आया, अभी आने वाला है. वो गुड्स की एक लिस्ट आएगी कि कौन से गुड्स हैं जो 10 लाख के ऊपर अगर आप परचेस करोगे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कलेक्ट करने वाला है? 1% का टीसीएस. अब टीसीएस कलेक्ट तो कर लोगे तो उसका क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना, मुझे सेट ऑफ मिलना चाहिए ना. तो सेट ऑफ कैसे मिलेगा? तो उसके लिए उन्होंने वो इनेबलिंग प्रोविजन किया कि टीसीएस को टीडीएस मानो. क्या मानो? तो टीसीएस को टीडीएस के जैसे ट्रीट करो, ऐसे बोला गया. ठीक है, तो टीसीएस को टीडीएस की तरह ही ट्रीट करो, ऐसे बोला गया है. तो उसका क्रेडिट कंसिडर करो, मतलब एडवांस टैक्स जैसा कंसिडर करो, तो उसका सेट ऑफ मिलेगा और कुछ नहीं. लॉजिकली मिलना ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया. दूसरा एक विजय को और एक मैं बता देता हूँ, एक केस हमारे ऑफिस में भी हुई थी. एक बंदे ने प्रॉपर्टी इसमें 194IA में प्रॉपर्टी बेची थी, खरीदी थी 90 लाख की. हमारे ऑफिस का ही केस है. 90 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और विजय ने बोल दिया था कि टीडीएस मारो, टीडीएस लगेगा. ठीक है ना, क्लाइंट दूसरे किसी सीए के पास चला गया, वो इन ऑपरेटिव पैन का बीच में कुछ इश्यू हो गया था और ये दो लोगों ने बाई की थी, हस्बैंड और वाइफ. तो पर ओनर कितना हो गया? 45 लाख. हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके 45 लाख दिया, तो पर को ओनर 45 लाख हो गया. और 194IA में लिमिट था 50 लाख.
194 IA बोलता है कि जब भी आप 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बिल्डर का या जो सेलर है उसका TDS आप काटते हो, ठीक है ना। तो ये TDS उसमें नहीं कटा हुआ था और उसकी ही केस ओपन की थी गवर्नमेंट ने, और हमने बोला था कि भरना पड़ेगा आपको। वो दूसरे किसी CA के पास चला गया और उसने ये वाला लॉजिक उसको बताया था कि आपको तो TDS लगता ही नहीं है, आपका पर को ओनर 50 लाख के नीचे है। तो तभी भी हमने बोला था कि सर सेक्शन में क्लैरिटी नहीं है कि वो पर को ओनर है, पर फ्लैट है, पर एनम है, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है और कंजर्वेटिवली आपको जाना पड़ेगा। कंजर्वेटिवली जब क्लैरिटी नहीं होती तो कैसे जाना चाहिए, TDS लगेगा या नहीं लगेगा, ये कंफ्यूजन है, सेक्शन में क्लियर नहीं लिखा है। तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि TDS लगाने का कोई पेनाल्टी नहीं है। अगर लगता होगा और आपने नहीं लगाया तो उस चीज की पेनाल्टी होती है, उसको हम कंजर्वेटिव अप्रोच बोलते हैं TDS के चैप्टर में। और मैंने बोला था TDS लगेगा। गवर्नमेंट ने इस साल उस सेक्शन में IA में अमेंडमेंट करके बहुत क्लियरली बोल दिया है, इवन इफ देयर आर को ओनर्स यू हैव टू चेक अग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। अग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन मतलब टोटल देखने का, और टोटल कंसिडरेशन अगर 50 लाख के ऊपर है तो TDS लगेगा। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑल्सो वेंट कंजर्वेटिव। ओके, तो वो एक दो चीजें बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने लाई। इसके आगे आपको पता ही है 270 की सीरीज में क्या होता है, पेनाल्टी होता है, उसके आगे जेल होता है। तो उसमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाए। तो 87 अमेंडमेंट आए हैं साहब, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, चल जाता उतना ठीक है ना, चलेगा ना, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक नया स्कीम आया है कि गवर्नमेंट से लफड़ा मत करो, विवाद से विश्वास, ठीक है ना। तो भैया झगड़ा मत करो, एक काम करो, आपके घर पे ब्लैक मनी है, आओ आप खुद ही डिक्लेयर करो। आपको सबसे पहले तो जेल नहीं करेंगे, कंसेशनल पेनाल्टी लगाएंगे, बहुत ज्यादा डीप में खोदने नहीं जाएंगे, कैसे आया, कहां से आया और कौन कौन इन्वॉल्व था। तो ऐसा एक विवाद से विश्वास स्कीम लाया कि हम आपसे विवाद नहीं करेंगे, एक काम करते विश्वास दिखाते हैं, आप आइए, भरोसा कीजिए, नहीं मारेंगे आपको। अब वो कितना प्रैक्टिकल है वो तो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही दिखा जाएगा कि कैसे वो होना है। बट दिस इज ऑल्सो देयर। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट लाए गए, लेकिन क्योंकि कस्टम्स को आपको नॉलेज नहीं है अगेन, लेकिन कस्टम्स में बहुत सारे ड्यूटीज़ को कम किया गया है। मोबाइल फ़ोन सस्ते होने वाले इंडिया में, क्योंकि कस्टम्स ने कस्टम ड्यूटी जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर या मोबाइल में जो बैटरीज लगती है या चार्जर होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं उसकी इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने कम की है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच में बोला इंडियन मोबाइल मार्केट हैज़ बिकम मैच्योर्ड। सबके पास मोबाइल है, ठीक है ना, और दिस इज अ टाइम व्हेन वी शुड गिव बेनिफिट नाउ, ठीक है। तो हमको जब टैक्स लेना था हमने ले लिया है, जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट चालू थी तब हमको टैक्स लेना था, अब मैक्सिमम इंपोर्ट हो चुका है और इंडियन मार्केट मैच्योर्ड हो गया, मतलब बहुत सारे इंडिजीनियस इंडिया में भी बहुत सारे प्रोडक्ट अभी बनना चालू हो गए। इनफैक्ट एप्पल ने भी फैक्ट्री इंडिया में लगा दी, ठीक है ना। तो अभी इंपोर्ट वैसे भी कम होने वाला है, कम होने वाला है, तो आप बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा के क्या ही मतलब है। हाँ, तो एक काम करो, उसकी कस्टम ड्यूटी आप कम कर दो। बाकी ईवी के लिए लिथियम वगैरह जो भी मिनरल्स रखते हैं वो मिनरल के ऊपर भी उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम की है। कैंसर के कुछ मेडिसिन है उसके ऊपर में उन्होंने कस्टम ड्यूटी कस्टम फ्री कर दिया है, मतलब जीरो कस्टम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो गुड वेलकम, कस्टम्स में बहुत ज़्यादा चेंज किया उन्होंने। GST की बात नहीं करेंगे अभी, तो अच्छा है, GST में भी है अच्छा खासा, यू कैन सी GST में अमेंडमेंट है। GST का तो अमेंडमेंट का और फाइनेंस एक्ट का ज़्यादा लेना देना भी नहीं होता, GST हर महीने अमेंड होता है। तो नया लॉ है ना, नया लॉ है, तो हमारा इनकम टैक्स कैसा पुराना लॉ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टम्स और GST, सॉरी कस्टम्स और इनकम टैक्स का होलिस्टिक रिव्यू चालू हो चुका है। होलिस्टिक रिव्यू मतलब कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू, सेक्शन 1 से सेक्शन लास्ट तक का टीम बिठाई गई है, पूरा स्टार्ट टू एंड इनकम टैक्स रीड किया जाएगा। अभी 6 महीने का निर्मला सीतारमण जी ने टाइम दिया है और 6 महीने के अंदर वो जो कमेटी है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बजट मतलब वो प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा कि हाउ द इनकम टैक्स इन फ्यूचर विल लुक लाइक। और वो फ्यूचर बहुत आगे
नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट बजट 2025। एम्ब्रेस योर सेल्फ, 2025 में डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा डायरेक्ट टैक्स कोड, ऐसा मेरा ओपिनियन है। निर्मला सीतारमन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया तो शी अवॉइडेड द क्वेश्चन बाय सेइंग आई डोंट वांट टू गिव यू मोर ऑन दिस, जब पेपर आएगा, रिसर्च पेपर आएगा तब हम आपको बताएंगे। अभी खाली इतना ही बता सकती हूँ कि 6 महीने का टाइम है, पूरा रिव्यू हो रहा है। तो किसी न्यूज़पेपर ने पूछा कि रिव्यू हो रहा है तो कुछ तो रीज़न होंगे, ऐसा सडनली रिव्यू वगैरह क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला सडनली नहीं हो रहा है, बहुत पहले से चालू था कि डायरेक्ट टैक्स कोड लाना है। 2019 से ही प्रयास चालू था। इनफैक्ट जब से अरुण जेटली सर आए हैं तब से ही प्रयास चालू है कि इनकम टैक्स को पूरा रिवैम्प करके नया लॉ लाया जाए, डीटीसी करके, डायरेक्ट टैक्स कोड करके, लेकिन वो ला नहीं पा रहे क्योंकि नया लॉ आएगा तो आपको पता है देश में आप लोग, पहले तो आप ही लोग हंगामा करते हो स्टूडेंट लोग के क्या कर दिया अभी, ठीक है ना, अब नया पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या करना चालू किया, डायरेक्ट टैक्स कोड में जो प्रोविजंस है, डायरेक्ट टैक्स कोड करके नया नहीं लाया, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड में जो प्रोविजंस है वो प्रोविजन धीरे धीरे इंजेक्ट करते गए वो लोग इनकम टैक्स में। तो अभी नया लॉ लाने की जरूरत नहीं है, बहुत नया कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मेन प्रोविजंस है वो इस लॉ में ऑलरेडी क्या कर दिए गए, जहां जहां जगह बना के इंजेक्ट कर सकते थे इंजेक्ट किए गए हैं। जैसे गार प्रोविजन डीटीसी का था, गार जो प्रोविजन है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये इनकम टैक्स का था ही नहीं, उधर का था, तो उन्होंने यहाँ पे पहले से डाल दिया है। बहुत सारे सार होते हैं, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, वो जो वहाँ के थे वो यहाँ आ गए। इक्वलाइजेशन लेवी करके कुछ था, वहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया। मतलब जहाँ जहाँ पे प्रोविजंस को इंसर्ट करना था उन्होंने वो प्रोविजंस को बहुत पहले से ही इंसर्ट करना चालू किया है। तो डू नॉट अफ्रेड कि अरे क्या नया आ जाएगा, फिर से सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। लॉजिक हर चीज़ का मोटा मोटी वही रहेगा, क्योंकि अगर उतना हमारा देश मतलब है, नया तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एकदम नया नहीं हो सकता। मतलब स्पेशल रेट्स रहेंगे, नॉर्मल रेट रहेगा। फिर उन्होंने वो भी सवाल पूछा जो आप सबके मन में क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है कि ओल्ड रिजीम का क्या करेंगे। हाँ, बजट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ओल्ड रिजीम का क्या करेंगे, उन्होंने फिर से वही डिनाई किया, मैं नहीं बता सकती क्या करेंगे। ओल्ड रिजीम रहेगी तो फेड आउट होगी क्या, तो निर्मला सीतारमन जी ने आंसर नहीं, यही आंसर दिया कि मैं नहीं बता सकती कि ओल्ड रिजीम का क्या करेंगे, लेकिन जो सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने बोला कि हमें फेड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। 70% लोगों ने ऑलरेडी न्यू रिजीम अडॉप्ट करना चालू कर दिया। तो इनडायरेक्टली क्या बोला, धीरे धीरे खुद ही लोग ही उसको यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि न्यू रिजीम इज बिकमिंग अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव। जब आपके पास दो चीज़ें रहेंगी ना, व्हाट आर वी डूइंग, हम दो रिजीम में क्या कर रहे हैं, टैक्स निकाल रहे हैं, और हम हमेशा क्या देख रहे हैं, विच रिजीम इज बेटर फॉर अस। और आपने भी अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हर सवाल में आपके लिए न्यू रिजीम ही बेटर आ रही है। खाली जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का टैक्स प्लानिंग करता है उसके लिए ही क्या है, ओल्ड रिजीम सेंसिबल है। और जो टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा करता है उसको नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसने टैक्स प्लानिंग अगर किया है तो प्रॉपरली क्या है कि झूठ का किया है वो देखना पड़ता है, तो गवर्नमेंट का भी काम बढ़ता है। तो न्यू रिजीम में क्या होने वाला है, सेक्शन ही डिलीट होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया उन्होंने कि हमें फेड आउट करने की जरूरत नहीं है ओल्ड रिजीम, लोग खुद ही न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम कंपनीज, तो मैंने बता ही दिया था, एकदम डिक्लेयर कर दिया था कि कंपनीज को ओल्ड रिजीम डालना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का ओल्ड रिजीम बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिजीम है। मैक्सिमम कंपनीज आर चूजिंग न्यू रिजीम, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाइड रिजीम भी उसको बोलते हैं, तो है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ओल्ड रिजीम अगर फेज आउट कर देंगे, अगर वो जो मैं चाहता हूं करे, एटलीस्ट डीटीसी में वो करे, आपका सिलेबस नहीं बोल के 40% से कम होगा, 40% से पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। मतलब आज अगर इनकम टैक्स 1000 पेज आप पढ़ने वाले हो तो कम से कम 400 पेज आपको नहीं पढ़ने हैं, सिलेबस ही आधा हो जाएगा। अभी 1000 का 1200 पेज हो जाता है। कैसे, एक तो ओल्ड पढ़ाओ, फिर न्यू पढ़ाओ, और फिर दोनों का कंपैरिजन पढ़ाओ, और फिर कंक्लूजन करो कि ओल्ड बेटर की न्यू बेटर। तो ये टॉर्चर हम लोगों को होना जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव आप लोगों को दिखना जरूरी है। जो आपके बाद 4 साल के बाद नए सीए आएंगे उनको नहीं पता चलेगा कि ये इतना जो सिंप्लीफाइड दिख रहा है इतना सिंप्लीफाइड नहीं था।
ठीक है ना, ये दर्द खाली आप ही के पास रहेगा। और जो केसेस इस साल के रहेंगे वो सॉल्व करने के लिए आपको जैसे पता ही है 5 से 6 साल केसेस आगे आते रहेंगे। जो केस आती है तो वो उस साल के लॉ के ऊपर आती है जिस साल का केस था। तो अगर आपको 2 साल के बाद अगर किसी का केस हैंडल करना है तो आपको 2 साल के पहले का लॉ पता होना चाहिए। तो प्लीज डू नॉट हेट अमेंडमेंट, मुझे खाली उतना ही बताना है। लव द अमेंडमेंट, लव द लॉ मेकिंग प्रोसेस। आप देख रहे हो पहली बार, मैं बहुत खुश हूं कि एटलीस्ट आपने पार्लियामेंट देखा, न्यू संसद भवन देखा। कैसे लोग आते हैं हमारे देश में। कल फॉरेन डेलीगेट आए थे हाउ टू प्रेजेंट बजट देखने के लिए, बहुत सारे फॉरेन के लोग आए थे। दे सैट इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड दे सॉ द बजट प्रोसीडिंग्स, कि बजट प्रोसीडिंग चालू कैसे होती है। तो वेरी डिटेल थिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग एंड वी आर लिटरली वी आर गोइंग ग्लोबल। द बजट वॉज वॉच इन ऑलमोस्ट एवरी नेशन। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन आवर डेमोक्रेसी। और आप लोगों ने भी वो देखा और पहली बार देखा, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपको इन चीजों का वैल्यू समझना चालू हुआ। आप लोग राइट पाथ पे हो, आई कैन अश्योर यू दैट। और आप लोग एक दिन बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, उसकी भी आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको ये सब चीजें थोड़ी बहुत समझनी चालू हो चुकी है तो।